नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के लिए गृह मंत्री अमित शाह कामरूप और मोरीगांव पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में ढेर सारी बातें हैं, मगर सबसे बड़ी बात लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कानून लाने का काम भाजपा सरकार करेगी। हम अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। यहां उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी का कहना है कि बदरुद्दीन अजमल असम के पहचान है। असम की पहचान शंकर देव और माधव देव हैं। वीर सेनापति लाचित बोरफुकन है। कांग्रेस कितनी भी जोर लगा ले, हम बदरुद्दीन अजमल को असम के पहचान नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि काजीरंगा के जंगलों में घुसपैठियों ने कब्जा कर रखा था। लैंड जिहाद के माध्यम से असम की पहचान को बदलने का काम बदरुद्दीन अजमल ने किया था। कांग्रेस आज उसी बदरुद्दीन अजमल के साथ है। असम की 126 सीटों के लिए 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को 3 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण में कुल 47 सीटें हैं, दूसरे में 39 और तीसरे में 40 सीटों पर मतदान होगा। मतगणना 2 मई को होगी। बोडोलैंड का समझौता समस्त असम के लिए शांति का पैगाम है। वर्षों से जो असम आतंकवादी के चलते युवाओं की जान गंवाता था, वो असम आज मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद से मुक्त होकर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शुक्रवार सुबह सीने में दर्द की शिकायत के बाद दिल्ली के R&R आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहां पर राष्ट्रपति कोविंद का रूटीन चेकअप किया गया और वह फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हॉस्पिटल ने हेल्थ बुलेटिन के जरिए इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविंद के बेटे से फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। मोदी ने राष्ट्रपति के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। मोदी आज ही 2 दिन की विदेश यात्रा पर बांग्लादेश पहुंचे हैं। इससे पहले कोविंद ने बांग्लादेश को उसकी आजादी के 50वीं सालगिरह पर एक तरफ बधाई दी थी। उन्होंने दोनों देशों की सरकार के बीच मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता की बात की और उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति कोविंद ने 3 मार्च को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाया था। राष्ट्रपति अपनी बेटी के साथ आर्मी हॉस्पिटल पहुंचे थे और वहां उन्होंने वैक्सीन लगवाई। इसके बाद उन्होंने देश के सफलतापूर्वक टीकाकरण अभियान चलाने के लिए डॉक्टर्स, नर्स और हेल्थ वर्कर्स को धन्यवाद दिया था और पात्र लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की थी। निकिता तोमर हत्याकांड सजा को लेकर दोनों पक्षों के वकील की बहस पूरी हुई। पीड़ित पक्ष के वकीलों ने कोर्ट से फांसी की सजा देने की मांग की ताकि समाज में एक कठोर मैसेज जाए कि कोई भी अपराधी इस तरह सरेआम किसी की हत्या नहीं कर सके। बचाव पक्ष के वकीलों ने दलील देते हुए कहा कि यह केस रेयर्स ऑफ द रेयर की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते थे। ऐसे में निकिता की हत्या इरादे से नहीं बल्कि गैर इरादों से हुई है, क्योंकि हत्या आरोपियों की उम्र भी बेहद कम है। ऐसे में उन्हें कम से कम सजा दी जानी चाहिए। सुबह 10:30 बजे हत्या आरोपी तौसीफ और रेहान को नीम का दिल से भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट परिसर लाया गया। सुबह 11:15 बजे दोनों पक्षों के वकील सजा पर बहस के लिए कोर्ट रूम पहुंचे और करीब 20 मिनट तक ये बहस चली। हरियाणा के फरीदाबाद के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड के 2 दोषियों तौसीफ और रेहान को फास्ट ट्रैक ने बुधवार को दोषी करार दिया था। 151 दिन बाद इन्हें ठीक उसी 26 तारीख को सजा सुनाई जाएगी जिस 26 तारीख को उन्होंने अपहरण की कोशिश में जान ली थी। निकिता के पिता का कहना है कि कोर्ट दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाएगी, तब उन्हें शांति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पद संभालने के बाद व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में गुरुवार को पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बाइडेन ने QUAD देशों के साथ मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ काम करते हुए चीन पर दबाव बनाने का संकेत दिए। उन्होंने कहा कि हम नियमों का पालन कराने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराने जा रहे हैं, चाहे वह दक्षिण चीन सागर का मुद्दा हो या फिर उत्तरी चीन सागर का।
हम ताइवान या दूसरी चीज़ों की पूरी सीरीज पर समझौते को लेकर भी चीन को मनमानी नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि हम टकराव नहीं चाहते, हालांकि हम जानते हैं कि चीन के साथ हमारी कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर बाइडेन ने कहा कि वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरह उन लोगों में से एक हैं जो निरंकुशों को भविष्य मानते हैं। बाइडेन ने उम्मीद जताई है कि वह 2024 के राष्ट्रपति चुनाव की रेस में भी उतरेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी योजना फिर से चुनाव की रेस में उतरने की है। उम्मीद है कि ऐसा ही हो। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस उस चुनाव में उनकी रनिंग मेट होंगी। म्यांमार में 1 फरवरी से हुए तख्ता पलट के बाद से पूरा देश सेना के कब्जे में है। इसी सैन्य शासक के खिलाफ म्यांमार में विरोध प्रदर्शन जारी है। यहाँ प्रदर्शनकारी एक तरफ देश में लोकतंत्र बहाल करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सेना की तरफ से दमन की कार्रवाई जारी है। अब तक 2981 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अब तक कुल 320 लोगों की जान जा चुकी है। यह जानकारी असिस्टेंट एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स ने दी है। असिस्टेंट एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स के मुताबिक गुरुवार को 9 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह कार्रवाई सेना ने यंगून के थिंगाग्यून, सैगिंग रीजन के खीनयू टाउन, काचिन राज्य के मोहिनीन टाउन, शान राज्य के तांगुगी शहर में की है। इससे पहले बुधवार की 23 लोगों की मौत हो गई। हाल ही में गिरफ्तार किए प्रदर्शनकारियों में से 24 को अपराधी ठहराया गया है। साथ ही 109 लोगों पर गिरफ्तारी और फरार होने का आरोप है। गुरुवार को कई शहरों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए गए। कई प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की खबर सामने आई। असिस्टेंट एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स के मुताबिक मंडल्य शहर के एक 16 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। वहीं कुछ लोग घायल हुए हैं। इससे पहले मंगलवार को मंडल्य शहर में ही सेना ने 7 साल की बच्ची की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब तक हुई मौतों में से सबसे छोटी उम्र की मौत ये थी। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ઉત્તમથી સર્વોત્તમ એટલે આપનું ગુજરાત। મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલના પ્રગતિશીલ અભિગમ સાથે રૂપિયા 13,000 કરોડના નવા આયોજનો સાથે વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ આપતો શહેરી વિકાસ, આર્થિક રીતે વધુ મજબૂત બનતી સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓ, શહેરમાં સૌની પાસે હશે શમણાનું ઘર, સ્માર્ટ સુવિધાઓથી સજ્જ, સ્વચ્છ અને નિર્મળ બનતા શહેરો, શહેરોમાં સુદૃઢ બનતી મૂળભૂત સુવિધાઓ, મેટ્રો રેલ જેવું અત્યાધુનિક પરિવહન, મેટ્રો રાઇટ, મેટ્રો નિયો જેવી નવી ટેકનોલોજી વાળી મેટ્રો સેવા, મહિલાઓના ઉત્કર્ષ માટે નવી દિશાઓ, માળખાગત સુવિધાઓ, સ્વચ્છતા અને સુશાસન માટે દેશમાં મોખરે છે ગુજરાતના મહાનગરો। અને આ ગૌરવ યાત્રા આમ જ આગળ વધતી રહેશે। નિર્ણાયક નેતૃત્વમાં ગુજરાત ઉત્તમથી સર્વોત્તમ તરફ। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। सिविल एविएशन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एयर इंडिया को जून के अंत तक नया मालिक मिल जाएगा। एक कार्यक्रम में बोलते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इस साल मई के वित्तीय निविदा का चयन कर लिया जाएगा और जून में संभावित खरीदार की घोषणा भी कर दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सरकारी विमान कंपनी ने निजीकरण की मौजूदा प्रक्रिया में कोविड-19 महामारी के कारण देरी हो गई है। वित्तीय निविदा मंगाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। सरकार ने इस साल के अंत तक एयर इंडिया की बिक्री की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। जून में नए मालिकों का चुनाव होने के बाद 6 महीने में एयर इंडिया का प्रबंधक सौंप दिया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में सूत्रों ने बताया था कि एयर इंडिया को खरीदने की कतार में अब टाटा ग्रुप और प्राइवेट एयरलाइन स्पाइस जेट के प्रॉम्प्टर अजय सिंह का ग्रुप भी बचा है। अन्य कंपनियों के आवेदन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मूल्यांकन के स्तर पर खारिज हो चुके हैं। एयर इंडिया को खरीदने के लिए इसके 209 पूर्व कर्मचारियों के ग्रुप के अलावा एसआर ग्रुप, पवन रुइया की कंपनी डनलप और फाल्कन टायर्स ने भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा की थी।
LIC हाउसिंग फाइनेंस बुजुर्गों के लिए खास तरह की होम लोन स्कीम लेकर आई है। इस स्कीम का नाम गृह वरिष्ठ है और इसमें बुजुर्गों को होम लोन की 6 मासिक किस्तें देने की छूट मिलेगी। यह होम लोन सरकारी कर्मचारी और डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम में पेंशन पा रहे बुजुर्गों के ले सकेंगे। यह लोन सरकारी बीमा कंपनियों के अलावा केंद्र और राज्य सरकार, रेलवे, रक्षा विभाग में काम कर रहे या रिटायर हो चुके कर्मचारी ले सकेंगे। ऐसा इसलिए उनको डिफाइंड बेनिफिट स्कीम के हिसाब से पेंशन मिलता है, जिसके बारे में कर्मचारियों को पहले से पता होता है। जानकारों के मुताबिक इससे कंपनी के होम लोन की पूरी सेफ्टी रहेगी। कंपनी ने बताया है कि इस स्कीम का होम लोन लेने वाले बुजुर्गों को 37वीं, 38वीं, 73वीं, 74वीं और 121वीं और 122वीं मासिक किश्त नहीं देनी होगी। इस तरह उनको चौथे, 7वें और 11वें साल की शुरुआत 2 महीने की किश्त नहीं चुकानी होगी और यह स्कीम लोन के बकाया प्रिंसिपल से एडजस्ट की जाएगी। इस स्कीम में 65 साल से कम उम्र के बुजुर्ग 80 साल की उम्र तक के लिए अधिकतम 30 साल का लोन ले सकेंगे। जो बुजुर्ग इस स्कीम वाला होम लोन लेना चाहते हैं, अगर उनका सिबिल स्कोर 700 या उससे ज्यादा है तो उनको 15 करोड़ रुपए तक का कर्ज 6.9% ब्याज पर मिल सकता है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोट वाली कार और मनसूख हिरेन हत्या केस में गिरफ्तार किए गए मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे को 3 अप्रैल तक NIA की हिरासत में भेज दिया गया है। वाजे ने गुरुवार को NIA कोर्ट को बताया कि उनका अपराध से कोई लेना देना नहीं है और उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर वाजे को 13 मार्च को NIA ने गिरफ्तार किया था। रिमांड खत्म होने के बाद आज वाजे को कोर्ट में पेश किया गया था। NIA ने वाजे के खिलाफ UAPA की धारा लगाई है और 15 दिनों की कस्टडी मांगी थी। वाजे ने सुनवाई के दौरान जज PP सीत्रे से कहा, मुझे बलि का बकरा बनाया गया है, मेरा केस से कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल 1.5 दिन के लिए केस का जांच अधिकारी था और जो अपनी क्षमता में कर सकता था वह किया, लेकिन अचानक कहीं कुछ प्लान बना दिया गया। मैं खुद ही NIA ऑफिस गया था और गिरफ्तार कर लिया गया। वाजे ने यह भी कहा कि उन्होंने कोई जुर्म कबूल नहीं किया है। NIA के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कोर्ट से कहा कि अपराध में किसी पुलिसकर्मी की सलीमता पाकर हर कोई हैरान था। जांच के दौरान NIA ने वाजे के घर से 62 बुलेट जब्त किए और इसकी जांच की आवश्यकता है कि इन्हें वाजे ने क्यों रखा था। पुलिस डिपार्टमेंट ने वाजे को 30 बुलेट जारी किए थे, जिनमें से केवल 5 ही बरामद हुए हैं। सूरत शहर के पांडेसरा इलाके में रहने वाली एक 5 वर्षीय बच्ची की समय पर इलाज न मिलने पर मौत हो गई है। शुक्रवार रात को अचानक बच्ची को उल्टी दस्त होने लगे। बच्ची के पिता घर पर नहीं थे और नाइट कर्फ्यू के चलते मां को कोई वाहन नहीं मिला। इसके चलते वह बच्ची को गोद में लेकर अस्पताल की ओर चल दी। अस्पताल घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्ची दम तोड़ चुकी थी। मेहनत मजदूरी कर घर का गुजारा बसारा करने वाले इस परिवार के पास मोबाइल फोन तक नहीं है। वहीं बच्ची का पिता मजदूरी करने गया था। उल्टी दस्त के बाद बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसकी मां घबरा गई। इसके बाद वो बच्ची को खुद गोद में लेकर अस्पताल के लिए पैदल ही निकल गई। बच्ची की मां रेखा ने बताया कि शाम तक बच्ची पूरी तरह ठीक थी, लेकिन रात के करीब 8 बजे उसकी दस्त उल्टी होने लगे। कुछ देर बाद बच्ची को तेज बुखार आया। बच्ची का बुखार तेज होता जा रहा था। इसके चलते मां घबरा गई। मैंने घर के बाहर देखा, लेकिन कर्फ्यू के चलते कोई व्यक्ति या वाहन दिखाई नहीं दिया, ऐसा बच्ची की मां ने बताया। उनके पास मोबाइल भी नहीं था कि वो अपने पति को इस संदर्भ में कुछ कह सकें या पूछ सकें या जानकारी दे सकें। सूरत में पुलिस अब मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना नहीं वसूलेगी, बल्कि ऐसा लोगों को खुद मास्क देगी। पुलिस ने जुर्माना नहीं, मास्क पहनो नाम से अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों से विनती की जा रही है कि सरकार गाइडलाइन को माने और अपनी जिम्मेदारी समझें। मास्क पहनने से ही कोरोना को रोका जा सकता है। सेक्टर 1 के एडिशनल CP प्रवीण मल ने बताया कि सूरत में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसलिए यह अभियान शुरू किया गया है। इसमें जुर्माना नहीं वसूलेंगे, बल्कि मास्क देंगे।
लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इस पहल के अंतर्गत सूरत पुलिस अलग अलग जगहों पर मास्क वितरण करेगी। उम्मीद है कि इस पहल से 100% लोग मास्क पहनेंगे और अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। गुरुवार को गोड़ादरा, 3 रास्ता और उधना में पुलिस ने मास्क वितरित किया। कोरोना के केस साथ अब मौतें भी बढ़ने लगी हैं। 118 दिन बाद गुरुवार को 4 मरीजों की मौत हुई। इससे पहले 27 नवंबर 2020 को 4 मरीजों की जान जा चुकी है। गुरुवार को अब तक के सबसे ज्यादा 628 नए केस आए। इनमें 501 मरीज शहर और 127 ग्रामीण के थे। अब तक 60,850 पॉजिटिव आ चुके हैं। शहर के 402 और ग्रामीण के 32 यानी 434 मरीज डिस्चार्ज हुए। अब एक्टिव मरीज 3065 के पार हो गए हैं। 4 मरीजों की जान जाते जाते मौत का आंकड़ा अब 1157 तक पहुंच गया है। अभी 621 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। સશક્ત મહિલા અને તંદુરસ્ત તથા સુપોષિત બાળ બન્યા પ્રગતિશીલ ગુજરાતના વિકાસની પહેચાન। કારણ કે રાજ્યના સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલે મહિલા અને બાળ વિકાસને પણ એટલું જ મહત્વ આપ્યું છે। 53,000થી વધુ આંગણવાડીઓ દ્વારા બાળકો, સગર્ભા બહેનો અને ધાત્રી માતાઓને દરરોજ મળે છે પોષક આહાર અને સાથે સ્વાસ્થ્યલક્ષી શિક્ષણ। 15 થી 18 વર્ષની કિશોરીઓને પણ પૂર્ણા યોજના અંતર્ગત પોષક આહાર અને નિસહાય વિધવા બહેનોને હવે મળી એક અનેરી હૂંફ। બાળકો, સગર્ભા બહેનો અને ધાત્રી માતાઓને દરરોજ ફ્લેવર્ડ દૂધ। એટલું જ નહીં, આંગણવાડીમાં શિશુઓને ગુણવત્તાયુક્ત સર્વાંગી શિક્ષણ મળે તે માટે પાપા પગલી યોજનાની શરૂઆત। નિર્ણાયક નેતૃત્વમાં ગુજરાત હવે ગતિ કરી રહ્યું છે ઉત્તમથી સર્વોત્તમ તરફ। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने जेईई मेंस की दूसरी परीक्षा यानी मार्च सेशन का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें सूरत के तनय तयाल ने 99.99 परसेंटाइल हासिल किया है। तनय ने इतना परसेंटाइल दूसरी बार में हासिल किया है। उन्होंने फरवरी में हुई जेईई मेंस की पहली परीक्षा में 99.97 परसेंटाइल हासिल किया था। इसके अलावा उन्होंने KVPY में देश में 10वीं रैंक हासिल की थी। तनय ने 10वीं तक की पढ़ाई ICAS बोर्ड से की है। उनकी इच्छा IIT मुंबई, मद्रास या दिल्ली में प्रवेश लेने की है। आमतौर जेईई मेंस की परीक्षा 2 फेज में जनवरी और अप्रैल में होती है, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 की वजह से 4 फेज में ली जा रही है। जेईई मेंस की दूसरी परीक्षा मार्च में ली गई थी। इस बार कोविड-19 की वजह से 4 फेज में परीक्षा ली जा रही है। पहली परीक्षा फरवरी, दूसरी मार्च में ली गई थी, तीसरी परीक्षा अप्रैल में और चौथी मई में होगी। छात्रों को इन चारों परीक्षाओं में भाग लेना अनिवार्य है। चारों परीक्षाओं के मार्क्स जोड़कर फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। उसके आधार पर इंजीनियरिंग या IIM में प्रवेश मिलेगा। जेईई मेंस की दूसरी परीक्षा का परिणाम गुरुवार को घोषित होने के बाद नारायण अकेडमी के अंशुल जैन ने बताया कि अकेडमी के विद्यार्थी हमेशा की तरह इस बार भी आगे रहे हैं। अकेडमी के देवांग अग्रवाल और ओम मोराडिया ने गणित और फिजिक्स में 100 परसेंटाइल स्कोर किया। उन्होंने बताया कि साथ ही 6 विद्यार्थियों ने 99.7 से अधिक, 27 विद्यार्थियों ने 99 से ऊपर और 155 ने 99 परसेंटाइल स्कोर किया है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में गेंद को चमकाने के लिए लार लगाते हुए देखे गए। यह भारत दौरे पर दूसरी बार है जब वे ऐसा करते हुए दिखाई दिए हैं। इससे पहले भारत के खिलाफ अहमदाबाद में हुए डे नाइट टेस्ट में भी उन्हें इस हरकत के लिए वार्निंग मिली थी। वहीं भारतीय कप्तान विराट कोहली को रन के लिए पिच में डेंजर जोन में दौड़ने पर अंपायर ने वार्निंग दी थी। भारत की पारी के चौथे ओवर में स्टोक्स ने लार लगाई। इसके बाद ऑन फील्ड अंपायर नितिन मैनन और वीरेंद्र शर्मा ने उन्हें और कप्तान जोस बटलर को वार्निंग दी। इसी ओवर में रीस टोपलिन की गेंद पर स्टोक्स ने शिखर धवन को आउट किया था।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फिलहाल कोरोना के कारण गेंद पर लार लगाने पर रोक लगा दी है। स्टोक्स की हरकत के बाद गेंद को सैनिटाइज किया गया। आईसीसी के नियम के मुताबिक गेंद पर लार लगाने वाली टीम को 2 बार चेतावनी दी जाएगी। अगर तीसरी बार यह हरकत हुई तो बैटिंग टीम को 5 पेनल्टी रन मिलेंगे। मैच के 16वें ओवर में कोहली रन के लिए पिच के डेंजर जोन में दौड़े। इसके बाद ऑन फील्ड अंपायर ने उन्हें भी वार्निंग दी। टॉम करन 16वां ओवर फेंक रहे थे। इसके पहले बॉल पर कोहली ने 1 रन लिया। इसके बाद अंपायर ने कोहली के पास आकर वार्निंग दी। दिल्ली में चल रहे आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में 8वें दिन भारत के दिग्गज शूटर संजीव राजपूत और तेजस्विनी सावंत ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। फाइनल में उन दोनों ने यूक्रेन के सैरी कुशील और एना इलिना को 31-29 से हराया। वहीं भारत के ही ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और सुनिधि चौहान की जोड़ी तीसरे स्थान पर रही। इन दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल के मैच में अमेरिका के टिमोथी शेरी और वर्जीनिया थ्रेशर को 31-15 से हराया। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मेंस इवेंट में भी भारत ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस टीम में नीरज चैन सिंह और स्वप्निल शामिल थे। भारत में अब तक टूर्नामेंट में 12 गोल्ड, 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज समेत कुल 25 मेडल जीते हैं। ये किसी भी शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदान है। टीम इंडिया टूर्नामेंट में फिलहाल मेडल्स टैली पर भी टॉप रही है। वहीं यूएसए दूसरे नंबर और डेनमार्क साथ तीसरे नंबर पर है। ओलंपिक के लिए कोविशील्ड कर चुके संजीव राजपूत का इस वर्ल्ड कप में यह पहला मेडल है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इंडिविजुअल में वे 6ठे स्थान पर रहते हैं। राजपूत ने गोल्ड जीतने के बाद कहा है कि इस मेडल से उनके आत्मविश्वास बढ़ा है। वे 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के इंडिविजुअल में विपरीत परिस्थितियों में भी क्वालिफिकेशन राउंड में टॉप पर रहे, लेकिन फाइनल में चूक गए। उन्होंने कहा कि क्वालिफिकेशन राउंड के दौरान मौसम खराब था, इसलिए उन्होंने तकनीक में चेंज किया था, पर अगले दिन वह पहले वाले स्थिति में पूरी तरह से नहीं आ पाए। जनवरी के अंतिम सप्ताह में ऑफ एयर हुआ द कपिल शर्मा शो जल्द ही नए सीजन के साथ वापसी करेगा। शो में सपना का किरदार निभाने वाले कृष्ण अभिषेक ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने एक बातचीत में कहा, शो मई में टीवी पर लौट आएगा। अभी तक हमने तारीख तय नहीं की है। इस बार शो में कई अलग चीजें देखने को मिलेंगी। सेट फिर से बनाया जाएगा, हमारे पास नया सेट होगा, साथ ही कुछ और चीजें इसमें नई नजर आएंगी। हम जल्द ही आपको खुशखबरी देंगे। सूत्रों से बातचीत में जब कृष्णा से पूछा गया कि क्या वे अपने किरदार सपना को याद करते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं शो को बहुत याद करता हूँ, क्योंकि हम वहाँ बहुत मस्ती करते थे और हमें पता ही नहीं चलता था कि हमारा दिन कितनी तेजी से बीत रहा है। कपिल और मैं इस बारे में फ़ोन पर बहुत डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम दोनों ही चाहते हैं कि शो जल्द ही फिर से शुरू हो जाए। वह भी इस बात को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं कि नए सीजन में हम कई नई चीजें करेंगे। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की मोस्ट अवेटेड फिल्म साइना आज रिलीज हो गई है। फैंस बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये टेनिस सनसनी साइना नेहवाल की बायोपिक है। फिल्म में परिणीति चोपड़ा साइना नेहवाल का किरदार निभा रही हैं। पिछले कुछ महीनों में साइना बनने के लिए जिस तरह परिणीति ने मेहनत की है, वो फिल्म में नजर आ रही है। फिल्म में साइना के 2015 के कारनामे और टेनिस जगत में उनके संघर्ष और हिम्मत की कहानी कही गई है। साइना के बचपन से लेकर अभी तक के सफर को बखूबी दिखाया गया है। कैसे साइना टेनिस सीखती हैं, उनकी ट्रेनिंग में उनके माता पिता का साथ, कैसे हरियाणा की होने के बावजूद साइना तमाम सामाजिक बंधनों को दरकिनार करते हुए शीर्ष तक पहुंचती है, किस तरह वो देश के लिए प्राउड मोमेंट बनाती हैं। नन्ही साइना का जज्बा और किस तरह का वो नंबर 1 बनती हैं। देश के लिए खेलते वक्त उनकी क्या प्राथमिकता होती है, इस सब को परिणीति के काफ़ी हौसले से साथ पर्दे पर उतारने की ईमानदारी कोशिश की है। फिल्म काफ़ी शालीन तरीके से बनाई गई है। साइना का जीवन भी काफ़ी सादा रहा है, तो इसके लिए फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाने की कोशिश नहीं की गई है। आज के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। धन्यवाद।